अब हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथियों के रूप में हमारी जानी मानी नाई शासन जी हमारी समाज सेविका है। वो हम आपको कुछ सुना करके कुछ बता करके हमको कुछ समझाने का प्रयास करेंगी और वो हम लोगों के औरतों की चुनौतियों को किस तरह से समाज में स्वीकारा जाए, किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है, ये नाई जी हम लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगी। और नाई जी हम लोगों के बारे में नाई जी हम लोगों के बीच में जब हम लोग उन लोगों को याद करते हैं, नाई जी को याद करते हैं, वो हमारे साथ हमारे महिला फेडरेशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा तैयार रहती है। आपको ये जान करके बहुत खुशी होगी कि नाई जी अपना एक न्यूज चैनल चला रही है, इसलिए नाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करें नाई जी का। सबका बहुत शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इतना समृद्ध मंच है कि इसमें मैं 2-4 बातें कहने की जरूरत करूंगी, कुछ गलती होगी तो माफ कीजिए। देखिए, सबने कहा मैं संगठन की सचिव हूँ, कोई सेक्रेटरी है तो कोई कुछ है, कोई अध्यक्ष है, लेकिन मैं इस संगठन की अरविंद जी का, उसके बाद बन्ना जी का, उसके बाद कमला जी का, उसके बाद क्योंकि एक दत्तक पुत्र की तरह मैं हमेशा यहाँ रहती हूँ और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके बीच में आते रहें, जब जरूरत हो तो शामिल रहें आपके साथ, तो वो करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, औरतें जब भी अपने प्रतिरोध को दर्ज करती हैं आजकल, तो उन्हें एक कहा जाता है कि बड़ी अंग्रेजियत वाली है, ये वेस्टर्न विचार रखती है, ये लोग तो कटे बाल वाली आ गई और पर्स टांग के आ गई और शहरी लोग हैं, ऐसा कहते हैं। और आपके बस्तियों में भी हमें पता है आपको भी इस तरह के कार्यक्रम में आने के लिए ये सब सुनना पड़ता होगा। हाँ, आप किसी भंडारे में जाएं, आप किसी बाबा के प्रवचन में जाएं तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में, वैचारिक कार्यक्रमों में आने पर आपको और हमको सबको ये सब बातें सुननी पड़ती है। लेकिन देखिए, ये मसला कोई आधुनिकता से जुड़ा नहीं है। जब लोकतंत्र का नाम निशान नहीं था, तब भी औरतें अपना प्रतिरोध दर्ज कर रही थी और तब से लेके आज तक औरतें प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं। आज है ना कि महिलाओं के प्रतिरोध के स्वर। ये जब हम बात आज के दौर से करेंगे तो बात खोखली होती है कि अचानक कुछ औरतें उठी और ऐसा करने लगे, ऐसा कभी नहीं रहा। आप अगर इतनी कथाएं सुनी होंगी आपने, अगर आप याद करें, जब राम ने सीता को त्याग दिया था तो सीता और उनकी सखियों ने भी प्रतिरोध किया था। और जो सीता के साथ की औरतें थीं, जिनको सॉरो ऑफ सिस्टर कुछ ऐसे भी कहा गया, बहुत लोगों ने लिखा इसके बारे में, वो जब अपनी परेशानियों के बारे में बात करती थी तो वो खाली राम की बात नहीं होती थी, वो अपने घर के इंसान की भी बात करती थी, वो अपने मोहल्ले में जो उनके साथ नाइंसाफी उसकी भी बात करती थी, उनको जो हक नहीं मिले उसकी भी बात करती थी। लेकिन जब वो बात करती थी तो राम को अन्याय के लिए जब बात कहती थी, इसका मतलब होता था अगर मैं ये कहूं कि मेरे घर का मर्द मेरे साथ ये कर रहा है, वो तो मुझे मार काट नहीं डालेगा, तब हम राम के जरिए कहते थे। औरतें राम के जरिए तमाम बात कहती थी। आप पुरानी लोक गीतों को देखिए, जब औरतें अपने दुख को बयान करती थी, वो क्या था? प्रतिरोध ही तो था। जब वो कहती थी बाबुल हमें कैसे घर ब्याह दियो, तो वो क्या था? वो प्रतिरोध ही तो था। और वो चाहे कुछ बदले या ना बदले, पर औरतें दर्ज करती चली आ रही हैं। औरत ये भी कहती है, गानों में आप सुनेंगी, देसी गाने आप खूब गाती होंगी, कि बाबुल हमका ये घर ब्याहो। अपनी तकलीफ के बारे में वो कहती है भैया से कि लेकिन बाबू का ना बताओ कि उसके ऊपर जो अपने घर में गुजर रही है तुम सुन लो,
लेकिन पिता को ना बताना, माँ को ना बताना, तो वो क्या था? वो प्रतिरोध ही तो था। वो अपनी तकलीफ ही तो दर्ज कर रही थी। औरत, चाहे वो राम के जमाने की हो, उसके बाद के जमाने की हो, औरतों ने हमेशा अपने सवाल को दर्ज किया। हम यूं ही यहाँ आके बैठ नहीं गए, एक दर्ज करने की पूरी एक जर्नी रही है, हम उसके तहत यहाँ हैं। औरंगजेब की बेटी ज़ैबुन एक शेर लिखती है, उस घराने में लिखने का बहुत चलन था, औरंगजेब ने भी बहुत कुछ लिखा है। वो लिखती है, शहर के कूचाओ दीवार में कब जाती है मेरी आवाज, मेरे घर में ही दब जाती है। तो ये ज़ैबुन क्या कर रही है? ये अपना प्रतिरोध ही तो बता रही है कि उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। वो अपने बाबुल से कहे, वो अपने भैया से कहे, वो अपनी अम्मा से कहे, लेकिन वो कह रही है। तो ये बातें जो जर्नी करती है, सफर करती हुई आती है, वो आज हमारे बीच में भी आ जाती है। और आज की औरत भी तो वही कह रही है जो ज़ैबुन ने कहा था कि मेरी आवाज मेरे घर में ही दब जाती है। कौन सुनता है मेरी आवाज को? ना भैया सुने, ना बाबू सुने, ना मियाँ सुने, ना सरकार सुने, ना समाज सुने। कह तो रही है ना औरत, लेकिन ये बात हमेशा रहेगी जिंदा कि औरतों ने अपने प्रतिरोध को कभी खामोश होके नहीं जाने दिया, अपनी बात को दर्ज करती रही औरत। तो आज हमारे सामने तमाम प्रतिरोध के स्वर हैं जो औरतें उठा रही हैं। जिस प्रदेश में आप और हम बैठे हैं, यहाँ 9 करोड़ 53 लाख औरतें रहती हैं। 9 करोड़ 53 लाख औरतों के अपने सवाल हैं। जिंदा कौमों की मुर्दा दास्तानें उन औरतों के दिल में समाई हुई है। वो मुर्दा दास्तानें कभी जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो निकल के आ जाती हैं, और इसमें जितनी बहनें बैठी हैं, कोई एक ऐसी नहीं होगी जिसके साथ 4 बातें करें और वो अपने दिल का गम न बता दे कि किसी को जमीन नहीं मिली, किसी को घर नहीं मिला, किसी को खाना नहीं मिला, किसी को मारी गई, कोई पीटी गई, किसी को यहाँ आने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा और घर में झूठ बोलना पड़ा कि हम कोई बाबा के सत्संग में जा रहे हैं। ये भी हुआ होगा आपके साथ। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी आवाज को ये समाज, ये पितृशाही जिंदा नहीं रखना चाहती और अपने उसूलों पे जिंदा रखना चाहती है। वो चाहती है कि मैं जैसा कहूं तुम वैसा करो। और औरत की खूबी देखिए कि उससे जूझते हुए भी वो संगठन में आके बैठ जाती है। वो ग्वालियर से चल के यहाँ चली आती है, जो उसको बेचैनी हुई कि भैया हमें संगठन की मीटिंग है, हम जावे जरूर, हमें टिकट करा दो। क्यों हुआ ये? वो ये है कि हमारी बात है, यहाँ हमारी आवाज दर्ज की जाती है। तो हमारी आवाज को जब सांप बारी बारी मारते हैं, हम बोलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं जिस सरकार को हम चुन के लाए हैं वो भी हमारी आवाज को दबाने पर आमादा हो जाती है। आपके इसी सूबे में अभी 5 महीने पुरानी बात होगी, बबीता कांति जी भी उसमें शामिल थी। यहाँ की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह नाम है उनका, वो एक फरमान जारी करती है कि अब महिलाओं के कपड़े महिला टेलर ही सिलेगी। आपकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। आप अगर महिलाओं के अंडरगारमेंट बेचे जाते, अंतावस्त्र, तो वो महिलाएं ही बेच सकेंगी। आप सोचिए कि उनको इसका कोई अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या गलती कर रही हैं। हमारे भाई की अगर एक बालिश की दुकान होगी, वो कहां से उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा लेगा, कहां से महिलाओं को ले आएगा कि भैया पुरुष का तो हम बेचेंगे, लेकिन जब महिला का बेचा जाए तो तुम आके खड़ी हो, हम आपको 10,000 रुपया महीना देंगे। कहां से ये मुमकिन है? लेकिन उनको ये लगता है कि बैड टच को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा तरीका यही है कि महिलाओं को महिलाओं से जोड़ दो। तो मतलब अब जो रैपिडो पर बैठ के हम लोग आते जाते हैं तो कहे जब महिलाएं चलाएंगी तो महिलाएं बैठेंगी, जब हम
ये कहें कि आप महिला गायनोकोलॉजिस्ट होंगे तभी सब कुछ होगा। कितने पुरुष हैं जो महिलाओं का जच्चा बच्चा का डॉक्टर है। जब ये कहेंगे कि ट्रेन में महिलाएं बैठेंगी, बस में महिलाएं चलाएंगी तो महिलाएं बैठेंगी, तो हम तो समाज को बहुत पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने ये बात उठाई तो वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने ये कहा मैं बहुत पढ़ी लिखी महिला हूँ। तो मैंने कहा माफ कीजिएगा, हम लोग पढ़े लिखे तो नहीं उतना आपकी तरह, लेकिन आपके सामने ये सवाल लेके आएंगे कि इस प्रस्ताव को वापस लीजिए, आपका ये प्रस्ताव बिल्कुल बोगस प्रस्ताव है, हमें नहीं मंजूर है। तो बबीता को देख के वो कहती है अच्छा तुम तो मेरे हम नाम हो ना, तो क्या मतलब हम नाम है तो तुम्हारी बात सुन ले, तुम्हारी बात मान ले, वो हम नाम है तुम्हारी। तो उन्होंने हमसे अच्छा खासा बवाल किया। और बहनों आपको मैं बताऊं कि इस प्रदेश में 32% महिलाएं वर्कफोर्स में हैं और सिर्फ 3% महिलाएं ही स्किल्ड फोर्स में हैं जिनके पास अच्छा हुनर है। तो आप इस तरह के फैसले देंगी तो उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनकी तादाद ही नहीं है, वो क्या करेंगी। इसी देश में एक साहब एक बड़ी कंपनी के मालिक ये बयान जारी करते हैं कि काम के घंटे बढ़ाओ। आशा जी कह रही, क्लारा जेटकिन तो कह रही थी काम के घंटों को लेकर विद्रोह करो। इस देश का एक बड़ा लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का मालिक कहता है कि काम के घंटे बढ़ाओ। क्या तुम अपनी बीवियों को बैठ के मुंह ताकोगे अगर काम नहीं करोगे तो? ये बेहुदा कमेंट है एक बड़ी कंपनी के मालिक का। मतलब हम अगर 12 घंटे काम कर रहे हैं तो 14 घंटे करो, 16 घंटे करो, 18 घंटे करो। काम नहीं करोगे तो क्या बीवी का मुंह ताकोगे अपनी? ये हमारा निजाम है। ये जिस तरह की बातें कहता है और उनका कुछ बिगड़ नहीं पाता है, वो जस्टिफिकेशन लेके आ जाते हैं, मेरा तो ये मतलब था, मेरा तो वो मतलब था। इसका असर सबसे ज्यादा महिलाओं पे पड़ेगा। अगर आप ऐसा दबाव बनाते हैं, वो महिलाएं जो काम के लिए बाहर निकली हैं, जिनके बच्चों की सुरक्षा नहीं है, जिनके बच्चों को सरकार अपने कोई पालना गृह से ही नहीं रखती है, जब यहाँ होगा कि काम के घंटे बढ़ाओ तो क्या असर होगा? वो औरतें काम ना करना चुनेंगी, काम करना चुनेंगी नहीं। तो ये किसका नुकसान होगा सबसे ज्यादा? हम खवातीन का नुकसान होगा सबसे ज्यादा। लेकिन उनको क्या एक स्टेटमेंट पास कर देना है कि अगर तुम काम नहीं करो तो बीवी को मुंह ताकोगे। तो ये चीजें, और हमारे जो सूबे का सरबराह है वो तो ऐसी बातें करता है कि आपके लिए बिल्कुल शर्मनाक हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि हम सभी प्रतिरोध के स्वर को जिंदा रखेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन एक आध बातें आप ये सुनिए कि अगर हमें भी आर्थिक क्षेत्र में बराबरी का मौका दिया जाता तो इस देश में $2.9 ट्रिलियन ज्यादा इनकम होती, ज्यादा कमाई होती और देश के हालात और बेहतर होते। लेकिन आपके पितृशाही निजाम ने हमें घरों की तरफ लौट जाने का संदेश दिया और जो औरतें बाहर निकल के बोल रही हैं उनको इतना डिस्करेज करो कि वो बेचारी डर के मारे घरों को लौट जाए। तो हम किस व्यवस्था की बात करते हैं और जब वक्त पड़ता है तो आप संविधान की कॉपी ले घूमने लगते हो। डर तुमको है संविधान से, हमको डर नहीं है। संविधान जो कहता है हम वो करने में बिलीव रखते हैं। तुम्हारी तरह मनुस्मृति को हम लागू करना नहीं चाहते हैं। तो सवाल ये है कि पूरे जब कुएं में भांग पड़ गई है तो क्या किया जाए? लेकिन तब भी हम औरतें अपनी बातों को जिंदा रखेंगी। औरतें एक सवाल उठा रही हैं आजकल, आप देख रहे होंगे कि भाई मैरिटल रेप यानी विवाह में जो बलात्कार है उसको भी संविधान कानून के दायरे में लाया जाए। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है इतनी पवित्र संस्था पे सवाल उठाने की जुर्रत कैसे हुई? अरे ये पवित्र संस्था के अंदर का हाल इन बहनों से पूछो। ये पवित्र संस्था जो है तमाम आंकड़े बताते हैं कि शहर में 24% औरतें वैवाहिक बलात्कार का शिकार बहुत जबरदस्त हो रही हैं
और गांव में 32% औरतें अपने पति से बलात्कार का जबरदस्त शिकार हैं। इसके बारे में जब सवाल उठा, एक उत्तर प्रदेश की लड़की थी जिसके जरिए सवाल उठा, 2017 में मामला जब अदालत में गया तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज है हरिशंकर, वो जब चॉइस की बात हुई तो इतना भड़क गए। उन्होंने क्या आप चॉइस की बात करते हैं? औरत से सेक्स का संबंध बनाना पुरुष का हक है, चाहे वो जबरदस्ती हो चाहे उसकी मर्जी से हो। भैया माइक सही कर दीजिए। तो ये बात जब वो ये कहते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वो एक प्रदेश में जज है, उनको ये नहीं एहसास होता। उसके बाद छत्तीसगढ़ के एक जज के.एल. रघुवंशी शायद नाम है उनका, अभी माइक सही नहीं हुआ, वो ये कहते हैं कि जबरदस्ती भी अगर पति अपनी पत्नी से संबंध बना रहा है तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। और हम सोचते हैं कि हम अदालतों में जाएंगे, अपने मामले को हम हल कर लेंगे, लेकिन जब हमारे जजेस इस तरह का बयान देते हैं तो हमें और शर्मिंदगी होती है। तो सवाल बड़े गंभीर है हमारे सामने। संगठनों का ये मकसद होता है कि आप यहाँ बराबर आती रहें, जाती रहें, सुनती रहें। आपके कान में अगर तमाम तरह के विचार पड़ रहे हो तो आपके कान में ये विचार भी पड़े कि इस तरह की चीजें हमारे मुल्क में चल रही हैं और हमें उसे रोकना है। अब देखिए, हमारे देश की जो वित्त मंत्री है वो एक महिला है और वो महिला जो है वो कह रही है कि इस देश में अमृत काल आ गया, हम जो है स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, और वो कह रही है कि 2047 में जब आजादी को 100 साल होंगे तो हम एक विकसित राष्ट्र बन चुके होंगे। ये लफ्ज़ियां जो है, इसके पीछे का एक दो सच बताऊं मैं आपको। एक देश को विकसित राष्ट्र कहलाने के लिए कम से कम 11% की उसकी ग्रोथ, उसका विकास होना जरूरी है। और आज हमारे देश की जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो 4.8% है। तो 22 साल में भैया हम पहुंच जाएंगे 11%। और जबकि आप रोजगार खत्म कर रहे हो, जब आप खाली लोन फेंक रहे हो और लोन लो और तुम किसी लायक ना रह जाओ। खाली हम रोजगार के नाम पे लोन फेंक रहे हैं कि लड़कों को, नौजवान लड़कों को लोन बांटते रहो। अब तो महिलाओं को भी कह रहे हैं 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए लोन देंगे, लेकिन लोन के बाद की जो स्थिति है वो तमाम लड़के लड़कियों से बात करके पता चला कोरोना के बाद, वो सिर्फ अपनी EMI भरने के लिए परेशान है। वो 2,000 नहीं कमा पा रहे हैं और 10,000 उनको EMI भरना पड़ रहा है। तो आप फिर कुछ और सोचोगे नहीं, बैंक आपके पीछे डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। सरकार कहेगी मैंने तो लोन दे दिया, नौकरियों को आपने गायब कर दिया लोन के आगे। तो मुझे ये बहुत गंभीर सवाल लगता है कि आओ लोन लो, आओ लोन लो, और आप लोन लेके जिस ट्रैप में फंस जाएंगे उस ट्रैप से आप जिंदगी में निकल नहीं पाएंगे। तो आप इसके बारे में जरा सोच समझ के कदम उठाइएगा और लोगों से भी पूछिएगा। लेकिन ये जो सरकार है ये एक बहुत बदमाश सरकार है। कुछ लोग मेरी बात से नाराज हो जाएंगे, बेहद बदमाश सरकार है जो लगातार हमें पीछे ले जा रही है। जब आप रोजी रोटी की बात करते हैं तो वो आपको कहती है ये नहान कर लो, वो नहान कर लो, इससे पवित्र हो जाओगे, उससे अच्छे हो जाओगे, लेकिन आपकी रोजी के बारे में वो कभी कुछ नहीं बोलते। तो ये सवाल हम लोग जितना उठाएंगे उतना इनके ऊपर दबाव पड़ेगा। अगर हम नहीं उठाएंगे तो इनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। ये बजट लाते हैं और कहते हैं उनके 3 गोल पहले कि सर्व शिक्षा और सबके लिए शिक्षा, बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, लेकिन बजट में उसका नंबर 5वां आता है। तो आप हमारी चीजों को समझते नहीं है। आपके अंदर इतनी भी गैरत नहीं है कि देश के लोगों से आंख में आंख मिला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और उनके सवालों को सुनो। खाली वो आपको इधर से उधर दौड़ाएंगे, कभी बत्ती बुझाओ, कभी बत्ती
मोमबत्ती जलाओ, कभी नहाने जाओ, कभी मर मर के लौटो, अभी कहोगे तुम मरे नहीं हो, तुम स्वर्ग में अपना स्थान पक्का करे हो। तो ये सब चीजें अगर हम आप समझेंगे नहीं तो हमारी जिंदगी और दुश्वार होने वाली है। इसको समझिए। अभी बड़ा पैनल है, बहुत बोलने के लिए लोग हैं। अच्छा, तो चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी धैर्य से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया।